ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं उन सभी 6 उम्मीदवारों पर जिन्होंने 6 एवं 7 के अंक जुड़ने के बाद टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। विजेंद्र सिंह बिल्लू पहला नाम टॉप 6 तक पहुंचने वाले हैं। विजेंद्र सिंह बिल्लू 10 मापदंडों का योग 61 अंकों का, छवि और साख में 14 अंक लेते हुए 75 अंक बटोरे हैं। टॉप 6 में जगह बनाने वाले अगले उम्मीदवार हैं देवेंद्र सिंह कादियान, जिनका टोटल हुआ है 70 अंक। धर्मपाल शर्मा जी टॉप 6 तक आप पहुंचे हैं। 10 मापदंडों का योग 59 अंकों का, छवि और साख में 14 अंक लिए इन्होंने, कुल योग 73 अंकों का होता है। अगले उम्मीदवार हैं रामफल बेगमपुर, जिनके 10 मापदंडों पे 57 के बाद छवि और साख में 13 नंबर इनको मिले थे, कुल योग इनका हुआ है 70। टॉप 6 तक पहुंचने वाला अगला नाम है संजय कादियान का। 10 मापदंडों का योग 59 अंकों का, छवि और साख इस अहम पैमाने पर 13 अंक लिए, कुल योग 72 अंकों का संजय कादियान का। अगला नाम है सुरेंद्र अहलावत का। 10 मापदंडों के 67 अंक के योग के बाद छवि और साख में 15 नंबर लेके कुल योग हुआ है इनका 82। टॉप 6 तक सुरेंद्र अहलावत जी आप पहुंचे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। ढेरों बधाइयां, टॉप 6 का हिस्सा बन चुके हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी बात करेंगे आपसे। हाँ सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। सुरेंद्र जी आप ये शो देखते हैं हमारा? जी जरूर जरूर देखता हूँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, और ये नए प्रकार का शो है जिससे हरियाणा प्रदेश भर के लोगों को, नए व्यक्तियों को, पुराने व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है पुराने व्यक्तियों के बारे में, पुराने नेताओं के बारे में जो पता चलता है उसमें क्या पता चलता है आपको? देखिए, पहले नेता आंदोलनों से, संघर्षों से, विचारधाराओं से निकलते थे जी, और आजकल नेता दीवारों से, पोस्टरों से निकल रहे हैं जी। और कई लोग, जिस प्रकार से पैसे का प्रभुत्व बढ़ा है, तो कई अच्छे लोग राजनीति में आने से वंचित रह जाते हैं जी, या उनका एक्सपोजर नहीं हो पाता है जी। लेकिन आज आपका कार्यक्रम जिस प्रकार का है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो समाज में काम करते हैं और साधन विहीन लोग भी हैं, तो उनको भी इस प्रकार का एक्सपोजर का मौका मिलता है। जी सुरेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुरेंद्र जी एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति आंदोलन से निकलते हैं, संघर्षों से निकलते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है सिर्फ आंदोलन वाली रह जाती है, वो अच्छे नेता प्रशासक नहीं बन पाते। हमने अभी ताजा उदाहरण दिल्ली में देखा है। तो आपको लगता है कि आंदोलनकारी और प्रशासक के बीच का जो फर्क है वो सरकार चलाने में दिक्कत करता है? ये देखिए, आंदोलनों से आप केवल अन्ना जी के आंदोलन से जोड़ करके मत देखिए जी। 1977 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जितने नेता निकले, और जिनमें से मुख्य तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उसका भी क्या हुआ? सुनिए सुरेंद्र जी, उसका भी क्या हुआ? सरकार कितने दिन चली? खैर मैं आपसे जानना चाहूंगा सुरेंद्र जी। मैं अनिल जी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस आंदोलन से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी निकले थे। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी उससे पहले निकल चुके। सुरेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 के बाद ही निखर के आए थे। नहीं, उनकी अहम भूमिका रही थी। सुरेंद्र जी सुनिए, और उसके बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बेहतर, चलिए मेरा सवाल अगला सुन लीजिए आप। आपने कहा कि आंदोलन से नेता निकलते हैं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ एक घड़ी, लेकिन प्रदेश में क्षेत्रवाद को लेके बड़ी दिक्कतें होती हैं और उस क्षेत्रवाद को लेके भी आंदोलन हो रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, उस क्षेत्र का नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये क्षेत्रवाद की जो पॉलिटिक्स है ये प्रदेश के माहौल को खराब कर रही है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और अक्षेत्रवाद, हरियाणा जैसा प्रदेश जिसमें आज अक्षेत्रवाद आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है, और अक्षेत्रवाद से जहां पर लोगों को समान विकास होने से लोग वंचित रह जाते हैं, वहीं रोजगार के अवसर से भी काफी युवा वंचित रह जाते हैं। अगर आप विधायक चुने जाते हैं अपने क्षेत्र में और आप अपने क्षेत्र का जो विकास है, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दी, उनका विकास करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, चाहे कोई गांव का सरपंच बनता है या जिला परिषद में बनता है, नगर निगम में बनता है, या विधायक बनता है या सांसद बनता है, जब वो जीत जाता है तो वो सभी का सांसद होता है, वो उन्हीं का सांसद नहीं होता जिन्होंने उसकी वोट दी होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। देखिए, राजनीति में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, और जो व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलता है भविष्य में वही राजनेता कामयाब होता है। और जो
छोटी मानसिकता रख करके चलता है वो राजनीति में समाप्त हो जाता है। आपका क्या संकल्प है? अगर आप विधायक बने तो क्या आप ये क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के अंदर आप करेंगे ऐसा? नहीं, हम तो अपने क्षेत्र का भी विकास कराएंगे और हमारे हाथ में रहा तो आस पास के दूसरे हलकों में भी जी, क्योंकि अगर जिसने नेता बनना होता है तो वो इलाके विशेष का नहीं, वो सारे क्षेत्र का नेता होना चाहिए जी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी अगर लोगों ने मौका दिया तो हम समान रूप से विकास कराएंगे और इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे किसने हमारी वोट दी, किसी इलाके ने वोट नहीं दी। और जिसने लंबी राजनीति करनी है वो ऐसी छोटी बातों में नहीं पड़ता है। ये आप संकल्प करते हैं चैनल पे पब्लिक के सामने लाइव? बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में संकल्प ले रहा हूँ और भगवान ने मौका दिया तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए, सुरेंद्र जी ने तो संकल्प ले लिया, लेकिन टॉप 6 तक पहुंचने वाले अगले प्रतिभागी हैं धर्मपाल जी। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। आपको पहले तो सबसे ज्यादा बधाइयां कि आप टॉप 6 में पहुंच चुके हैं। हाँ जी। अब अनिल जी आपसे बात करेंगे। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। धर्मपाल जी कब से राजनीति में हैं आप? मैं जी सन 1967 में हत्या हूँ जी। 67 से राजनीति में है? हाँ। तो आपने राजनीति के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जो राजनीति में गिरावट आई है उसका कारण क्या है? उसमें जी दो बात आई है जी। जी। एक तो क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले जो आदमी आए हैं जी अब तक, उसकी वजह से अनेक भ्रष्टाचार की वजह से जी और भाई भतीजावाद की तरफ से जी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन धर्मपाल जी जो क्षेत्रवाद की आप बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति जहाँ से चुना जाता है और अगर मंत्री बनता है वो अपने क्षेत्र का विकास तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको जनता वोट क्यों देगी? तो उसमें गलत क्या है? एक बात बताओ जी। जी। वो क्षेत्रवाद में भी अपना पूरा काम नहीं करते। जैसे 36 बिरादरी के लोगों से वोट मिलती है जी, उसमें वो अपने नजदीक का ही काम करते हैं, दूसरे का नहीं करते जी। और ये उसके कारण यही हर पार्टी को जो भी गिरावट का काम करेगा, जो लोगों के काम संतुष्ट नहीं होंगे उनके कार्य से, तो वो परेशान नहीं करेंगे और क्या करेंगे जी। तो राजनीति में आपने कहा करप्शन, राजनीति में करप्शन बढ़ा क्यों? बड़ा तो ये अपना जो नेता लोग हैं जमीन से जुड़े भी हैं, ऊपर से भी है, ये तो हर आदमी इसका जिम्मेदार तो है ही नहीं। लेकिन धर्मपाल जी काम भी तो नहीं होता। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, वहां अगर आपने सुविधा शुल्क नहीं दिया तो चक्कर काटता रहेगा, उसका काम ही नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार जी ऐसा है, ज्यादातर तो सरकार ही है, जो भी सरकार है वो उन पर नकेल नहीं कस पा रही और जो कर्मचारी सरकार की ड्यूटी पर आगे सरकारी नौकरी करे वो अपनी मनमानी अपने घर की हुकूमत मानते हैं और लोगों को, गरीब आदमी को धक्का दिए। नहीं धर्मपाल जी, सरकारी दोषी क्यों है? जो सरकार से बाहर विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, वो दोषी क्यों नहीं है? जनता दोषी क्यों नहीं है? सरकारी दोषी क्यों हर चीज के लिए? उसमें कुछ आदमी ऐसे हैं जी, अपने काम के लिए लोगों को, जो पैसे वाले आदमी है वो काम के लिए उनको पैसे देते थे और उनकी आदतें खराब हो जाती है और गरीब आदमी का फिर बड़ा नहीं। मैं धर्मपाल जी ये कह रहा हूँ, आपने कहा सरकार दोषी है। सरकार में तो वही लोग होंगे जिनके विधायक होंगे, लेकिन जो विधायक विपक्ष के हैं वो दोषी क्यों नहीं है? वो करप्शन को क्यों नहीं रोक पाते? करप्शन तो वो जो बनता है वो करता, तो जहाँ उसका चलती वहाँ वो भी करता है। मैं वही आपको कह रहा हूँ। तो आपने कहा ना सरकार दोषी है, तो सरकार अकेली दोषी नहीं हुई ना। आप भी दोषी हुए, हम भी दोषी हुए, हम भी दोषी होते हैं उसमें जी। तो अगर आप विधायक चुने जाते हैं, आप विधायक बनते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो आप इस करप्शन से छुटकारा कैसे दिलाएंगे? ऐसा जी, मैं 2 प्लान अपने गांव का सरपंच रहा हूँ, ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा हूँ जी। मैंने लोगों में काम करके दिखाया ईमानदारी से जी, और मेरी पंचायत हरियाणा में टॉप में थी। पैसे का ब्याज में काम किया मैंने जी। नहीं, अब विधायक बन जाएंगे तो करप्शन कैसे रोकेंगे? करप्शन तो जी ऐसा है, पहले अपने आप को रोक लिया, करप्शन अपने आप रुक जाएगा जी। पहले मैं अपने दिल को रोकूंगा, मैंने किसी का पानी नहीं पीना, मैंने लोगों की ईमानदारी से नहीं, आप तो नहीं पिएंगे, लेकिन होता क्या है, जो मंत्री विधायक होता है खुद तो अगर ईमानदार भी हो, उसके चारों तरफ जो चौकड़ी होती है, चंडाल चौकड़ी, वो उसको खराब करती है। उसको कैसे रोकेंगे आप? चंडाल चौकड़ी को नजदीक नहीं लगने दीजिए। तो वही तो आपको वोट दिलाते हैं, वही आपके काम कराते हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप? देखिए साजी बात सुनो, काम कराओ काम के तरीके से, भ्रष्टाचार से तो नहीं करना चाहिए जी।
भगवान भी देखता है, पर वो देता है एक बार 2 राजी मन कर लिया। चलिए मुझे आप धर्मपाल जी आप ये बताइए, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप जनता के सामने लाइव ये ऐसा कोई शपथ लेते हैं, कोई संकल्प करते हैं कि अगर आप विधायक चुने गए तो ना आप खुद भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी भ्रष्टाचारी को सहन करेंगे, और ना ही अपने आसपास चाहे आपके भाई भतीजे हों, चाहे परिवार के हों, चाहे दोस्त हों, उनको ऐसे लोगों को साथ नहीं लगने देंगे? बिल्कुल जी, कहिए कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं करूँगा ये। बिल्कुल संकल्प करेंगे जी इस बात का, बिल्कुल जी थैंक यू। हाँ चलिए। मैं तो सर जी ऐसा मेरे टाइम में एक डीसी था जी, मैं सरपंच बन गया था। हाँ जी। और डीसी ने बोले पंडित जी मैं तेरे को शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन वो आज गुजर गए। मैं बोला भाई देखो मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, आप पब्लिक के सर्वेंट हो, मेरी बात को सुनो, मैं गरीब हूँ तो कोई बात नहीं। मैंने उसको खींचा, उसने माफी मांगनी पड़ी। वो ठीक है धर्मपाल जी, लेकिन है क्या कि जब तक राजनीतिक लोग और अफसर दोनों नहीं मिले तो करप्शन में नहीं बढ़ता। आपने हमसे बात की, थैंक यू धर्मपाल जी, आपने संकल्प लिया उसके लिए भी शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं हम। टॉप 6 तक देवेंद्र सिंह कादियान भी आ पहुंचे हैं और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार देवेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार जी। बहुत मुबारकबाद आपको टॉप 6 का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आगे अनिल जी बात करेंगे आपसे। देवेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। अनिल जी कैसे हैं जी? बहुत अच्छे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी आप राजनीति के अलावा क्या करते हैं? मैं एथलेटिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का जी, और बिजनेस भी है और खेती भी है जी। हाँ। तो इन सब जो व्यवस्थाएं आपकी हैं इनके बीच में आप राजनीति में कैसे समय निकालेंगे पब्लिक सेवा के लिए? एक तो ये फोटो आपने अनिल जी गलत लगा दिया, दूसरे का लगा दिया मेरा। पहले चलिए हम इसको ठीक कर लेंगे, उससे क्षमा चाहेंगे आपसे हम। हाँ जी। दूसरा ये है कि समय तो निकलता है। मेरे फादर पहले भी स्पीकर रहे हैं, 3 बार एमएलए बने नौलथा हल्का से जी, और एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमें पता है लोगों के दुख दर्द की, किस तरीके से हमें काम करने हैं अपने एरिया में लोगों के साथ मिलजुल के। तो देवेंद्र जी ये जो वंशवाद है, आपके पिता स्पीकर रहे, विधायक रहे, आपकी माताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा और अब आप मैदान में हैं, ये जो राजनीति में वंशवाद है ये ठीक है? नहीं, वंशवाद वाली ऐसी कोई बात नहीं है अनिल जी। जी, ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि वो किसको चुनाव लड़ाती है। जी, मैं कोई पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का नहीं तरीके से नहीं आपसे पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ, हमारा क्या है, हमें पता है कि किस तरीके से जनता का काम करना है। हमें इतने दिन से काम में है, फील्ड में है। नहीं लेकिन फील्ड में है जी, नहीं लेकिन तो, जो और ऐसे वर्कर होंगे आपके साथी जो आपके पिताजी के साथ या आपकी माताजी के साथ लगे रहे बरसों से और उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी राजनीति में आने की, लेकिन वंशवाद की वजह से, परिवारवाद की वजह से वो लोग आगे नहीं आ पाते। वो वहाँ जो देखो अनिल जी, जो अच्छा काम करेगा पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हमारी पार्टी का कोई भी आम कार्यकर्ता है जी। ऐसा नहीं है कि मैं स्पीकर का लड़का हूँ या मेरे फादर 3-4 बार चुनाव लड़ लिए, मदर ने लड़ लिया तो मेरा कोई क्राइटेरिया बन गया, ऐसा नहीं है जी। जो जितनी मेहनत करेगा, जितने लोगों में जाएगा, दुख सुख समझेगा, तो वो उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वंशवाद की कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आपके जो वर्कर हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपकी पार्टी में जो लोग हैं, आपसे योग्य, आपसे सक्षम लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी को टिकट देनी चाहिए उन्हें? देखिए ये तो पार्टी के हमारे जो सीनियर, नहीं मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप उस क्षेत्र में हैं, आप उन सबको जानते हैं, उनकी क्षमताओं को जानते हैं। आपको लगता है कि आपसे बेहतर व्यक्ति कोई है आपके आसपास? मैं किसी के बारे में ना कुछ कह सकता, ना मैं ये कह सकता कि मेरे से अच्छे नहीं हैं, या ना मैं ये कह सकता कि मेरे से बुरे हैं जी। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गलत नहीं है कोई भी, सभी अच्छे हैं। काम करने का एक अपना तरीका होता है जी। किस तरीके से आप लोगों के काम करते हो, कौन किसके साथ जाता है, कौन नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप किसके साथ, जो आपके पास आ रहा है तो उसको मान सम्मान, उसके साथ काम कराने के लिए उसके साथ ऑफिस में जाना या कहीं उसकी दुख सुख में उनके साथ शामिल होना, ये बहुत तरीके की ऐसी बातें हैं अनिल जी जो इस बात को देखती है कि भाई हाँ ये आदमी हमारे विधायक बनने के लायक है या नहीं है। एक चीज बताइए देवेंद्र जी। हाँ जी। आपके यहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट का रोला बहुत होता है
आउटर पानीपत में, पिछली बार भी था, पिछली बार भी था। आप अगर विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप सिर्फ जाटों के नाम पे वोट मांगेंगे? क्योंकि जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं। पहली बात तो अनिल जी, मैं आपको आपके जो समीकरण थे जी, आपने लिखा 9 पॉइंट समथिंग जाट हैं और 6 पॉइंट पंजाबी हैं जी। पहले तो ये गलत है। अच्छा, आज पानीपत ग्रामीण की जो नई लिस्ट है उसमें 1,91,000 वोट हैं। ये देवेंद्र जी हमारा जो हम लिखते हैं इसको, ये हमारे पिछले 2009 का जो था, हम 2009 में जो आंकड़ा रहा होगा उसका है, लेकिन वो कितना भी था, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। भी ये कम था। चलिए वो तो हम जांच लेंगे, आंकड़ों की बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप जाटों के नाम पे जाट वोट मांगेंगे सिर्फ, या नॉन जाट के वोट मांगेंगे? नहीं, 36 बिरादरी को साथ लेके, क्योंकि जाट वर्सेस नॉन जाट का बड़ा बोलबाला रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जैन चुनाव जीत गया तो इसका मतलब जाट वर्सेस नॉन जाट, तो सारी नॉन जाट पोलराइज हो गई ना उसके पक्ष में। 3 जाट खड़े थे, अकेले वो जीत गए। नहीं, जाटों ने भी उनको भी वोट दिया था, नॉन जाट ने हमें भी वोट। तो आप ये भरोसा दिलाते हैं लाइव चैनल के सामने जनता को कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप ना तो वंशवाद के आधार पर टिकट मांगेंगे और ना ही आप सिर्फ जाटों की राजनीति करेंगे? हाँ, हम 36 बिरादरी को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और एक बिरादरी से कभी कोई चुनाव नहीं जीतता। और सिर्फ इस नाते टिकट नहीं मांगेंगे कि आप स्पीकर के बेटे हैं, या आप संकल्प लेते हैं इस बात का? हाँ, हम तो अपने काबिलियत से, अपनी मेहनत से करेंगे। थैंक यू देवेंद्र जी। चलिए, अब फोन पर मौजूद हैं विजेंद्र सिंह बिल्लू। टॉप 6 में इन्होंने जगह बनाई है। विजेंद्र जी, आपको मुबारक हो पहुंचने के लिए टॉप 6 में। थैंक यू। अनिल जी आपसे बात करेंगे अब। विजेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ये कार्यक्रम देखते हैं एमएलए तो ऐसा? हाँ, देखते हैं, लेकिन आज बाई चांस नहीं देख पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन। आज तो आप खुद टॉप 6 में आ गए, ना देखे तो पब्लिक बता देगी आपको। चलो, थैंक यू। लेकिन पहले आपने प्रोग्राम देखे हैं? हाँ, पहले देखे हैं, मैंने कई कॉन्स्टिट्यूएंसी देखे हैं। दैट इज गुड सर्वे जी। देखे चैनल का, ठीक है आपका सर्वे। हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये संकल्प है कि हम राजनीति में अच्छे विकल्प, जिम्मेदार विधायक, जिम्मेदार नेता खोज के लाएं। आपको लगता है कि हम उस संकल्प में कामयाब हो रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जी। जब एक निष्पक्ष कोई भी सर्वे किया जाता है जी, तो मैं समझता हूँ कि उस सर्वे का रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है जी। और जहाँ तक आज ये आपने सर्वे जो करके जो रिपोर्ट मुझे भी बताई कि हम टॉप 6 में हैं जी, इसके लिए मैं जनता का ही खास तौर से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे भी लगभग 17 साल से इस पॉलिटिक्स में मैं हूँ जी, और लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। और आज जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है, मैं ये भी समझता हूँ। विजय जी, आप एक चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं? मैं चुनाव लड़ चुका हूँ जी। मैं ले रहा हूँ। मैंने सतबीर सिंह कादियान जो एक्स स्पीकर हैं, उनको 96 में हराया था जी। मुझे मालूम है। और नौलथा कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस टाइम 1996 में और आज जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में कोई बदलाव आया आपके क्षेत्र में? मुद्दे क्या मतलब? मुद्दे किस बात को बोलते हैं? इशू, जो क्षेत्र के जो इश्यूज हैं, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात है, चाहे विकास की बात है, वो इशू 1996 में वही थे और आज भी वही है, कुछ बदलाव है? बदलाव तो अब कुछ आया है, क्योंकि अब नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है जी। अदरवाइज मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत की बात, और जो नेतृत्व हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत को मिलता रहा, चाहे वो इनेलो पार्टी की सरकार के दौरान था, चाहे किसी और पार्टी का था, तो लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। नहीं विजय जी, दिक्कत क्या, सुनिए, देखिए हमारा ये पूरा प्रोग्राम, हम पार्टी की तारीफ और पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आप विधायक चुने जाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के जो इश्यूज हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में समझना चाह रहे हैं कि 96 में आप एमएलए रहे हैं और आज क्या फर्क आया उन समस्याओं में? फर्क ये है ना जी, अब जिस तरीके से आपको पता है कि पानीपत ग्रामीण का विधायक आज कहाँ है जी। 2009 में मैंने भी चुनाव लड़ा था जी, और उसमें मैं चुनाव नहीं जीत पाया, और जिस व्यक्ति को हल्के के लोगों ने जिताया, उसके कर्म, उसके कारनामे, नहीं वो व्यक्तिगत बात अलग है विजेंद्र जी। मेरा सवाल सीधा सिर्फ ये है कि वहाँ की समस्याओं में कोई फर्क है पहले और आज में? तो समस्याओं का फर्क तो किसकी ड्यूटी होती है समस्या ठीक करना? वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो विधायक हो, और अगर विधायक की कार्यशैली इस तरीके की रही हो, जो हर तरीके से भ्रष्ट हो, हर तरीके तो इसका दोषी सिर्फ विधायक होता है क्या? विपक्ष के लोग, प्रशासन के लोग, जनता नहीं होती? प्रशासन के लोग और जनता तो इस बात को
समझती है कि भाई हमारे को क्या समस्या है, हमारी किस तरीके से समस्या हल होती है। जो क्षेत्र से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एमएलए बनाया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। चलिए, अगर आप विधायक बनते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आप विधायक चुने जाते हैं फिर से, तो जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, आप पहले भी रह चुके हैं, वो तब भी थी और आज भी थी, तो ऐसा क्या करेंगे कि अगली बार जब इलेक्शन में वोट मांगने जाएं वो समस्याएं खत्म हो जाए? तो समस्या खत्म हम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, कैसे करेंगे करना। कैसे आपको करेंगे? मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा कि जब मुझे 1996 में नौलथा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बनने का मौका मिला, तो इस आपके जिला पानीपत में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। मैंने अपने थोड़े से कार्यकाल में गवर्नमेंट कॉलेज इसराना आपने किया, बड़ी अच्छी बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज इसराना में बनवाया, आपने किया, बड़ी अच्छी बात है। में शुरू कराया, जेबीटी पानीपत में नहीं, अच्छा है, आपने जो किया अच्छा है, लेकिन अब जो समस्या है कि 5 साल बाद समस्या नहीं रहेंगी, ऐसा कोई भरोसा आप पब्लिक को लाइव अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे कि ये संकल्प मैं करता हूं कि अगर 5 साल के बीच में कोई दो राय नहीं, जनता का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और हर रोज हम जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। नहीं, विश्वास तो पहले भी था, अगर सारी समस्याएं खत्म होगी तो नौबत नहीं आती। संकल्प भी लेता हूँ और मैंने ये संकल्प लिया हुआ भी है। चलिए, जीवन में जब तक जीऊंगा, मैंने अभी हाल ही में 5 जनवरी को एक अपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था यस फार्म शिवा में, जिसमें 5-6 हजार की गैदरिंग थी। उस दिन भी मैंने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि मैं जीवन में जब तक जीऊंगा आपकी सेवा करूंगा और इस इलाके की भलाई आपका ये संकल्प बना रहे, मैं करूंगा। आपका ये संकल्प बना रहे, जनता को भरोसा दे रहे हैं कि जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप निवारण करेंगे, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, करेंगे, जिम्मेदारी से और ईमानदारी से। बहुत ज्यादा ईमानदारी से, मेरा तो कैरेक्टर ईमानदारी और जिम्मेदारी से भी करेंगे। जिम्मेवारी को तो पब्लिक से भागेंगे नहीं, ईमानदारी को भी निभाऊंगा, पब्लिक से आपको पता है कि हर व्यक्ति की पब्लिक से भागेंगे भी नहीं। पब्लिक से कहाँ बात, चलिए तो है पब्लिक के आदमी। थैंक यू विजेंद्र जी, थैंक यू। ओके। चलिए विजेंद्र जी, उम्मीद करेंगे जो कुछ भी आपने कहा उस पर आप खरा उतर कर दिखाएं। हमारे साथ टॉप 6 तक पहुंचने वाले अगले उम्मीदवार संजय कादियान इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संजय जी। संजय जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल अनिल जी से पानीपत ग्रामीण की एनालिसिस हम जान लेते हैं। अनिल जी, टॉप 6 में नहीं पहुंच पाने वाले उम्मीदवारों में कौन से मापदंडों की कमजोरी आपको दिखी? अनामिका, सबसे बड़ी कमजोरी वही छवि और साख। यहाँ ऐसे 4 प्रतिभागी हैं जिन्होंने 10 मापदंडों पे अच्छे अंक लिए हैं, लेकिन वो छवि और साख में आके पिछड़ गए। मुकेश जागलान ने 60 अंक लिए, रणवीर सिंह देशवाल ने 61 अंक लिए, रघुनाथ कश्यप ने 59 अंक लिए और तुलसीराम खन्ना ने 58 अंक लिए 10 मापदंडों पर। लेकिन टॉप 6 में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो बाकी प्रतिभागी हैं उन्होंने इनसे कहीं अधिक अंक छवि और साख में लिए। हम जो बात कर रहे हैं बार बार, हमारा जो कोशिश है, हम जो अच्छे नेता ढूंढ रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ डिस्कस करने की भी, वो यही कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता सामने आए जिनके प्रति जनता में भरोसा हो, विश्वास हो, साख हो, जिनकी छवि अच्छी हो, जनता राय अच्छी लगती हो। यही हमारी कोशिश है। चलिए, संजय कादियान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। टॉप 6 तक आप पहुंचे हैं, ये फोन लाइन पर मौजूद। नमस्कार संजय जी। नमस्कार मैडम। ढेरों बधाइयाँ आपको टॉप 6 का हिस्सा होने के लिए। थैंक यू। अनिल जी बात करेंगे आपसे आगे। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज तक आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा? नहीं जी। क्यों? अभी बस राजनीति में तो कुलदीप बिश्नोई के साथ आए हैं और जैसे भी देखते हैं पार्टी क्या। आप राजनीति में आए क्यों हैं? क्या सोच के आए राजनीति में? ऐसा है सर, कुछ हम अपने जो लोग हैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि कुछ ऐसा हो भी जिससे अच्छा कुछ कर सकें। जी, तो आपको लगता है कि जो अभी तक नेता हैं वहाँ के वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं कर पा रहे? वो जनता फिर क्यों चुनती है उनको? आज के जो नेता लोग हैं वो ज्यादा चंडीगढ़, दिल्ली भागदौड़ में ज्यादा रहते हैं और जो जनता की जो काम है उन कामों के ऊपर ना तो वो ध्यान देते हैं। जितनी भी सेंटर की जो स्कीमें हैं, जितनी भी हम कह सकते हैं कि बीपीएल कार्ड बनवाना या फिर उसके बाद। लेकिन संजय जी, जनता उनको चुनती क्यों है? ओपी जैन को भी दोबारा चुना, सतवीर कादियान भी दोबारा चुनेंगे, क्यों चुनती है उनको? किसको जी? जनता ऐसे विधायकों को जो उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते उनको दोबारा क्यों चुनती है? फिर जो आप जैसे जो नए व्यक्ति हैं राजनीति में आने को मजबूर हुए, जनता उनको वोट देती क्यों है? कारण क्या है उसका? अब ये तो देखो जनता ही बता सकती है। जनता अब इस बारे में तो ये हम तो अपने जो अपनी जैसी पार्टी के जो विचार नहीं, आप जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं, जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो नब्ज आपने समझी होगी ना कि जनता क्यों उनको वोट देती है। जनता आपको वोट क्यों देगी फिर?
क्या खासियत है आपने जनता वोट दे आपको? नहीं, जनता हर बार ना बदलाव तो लेकर आती है। अब जो लोग आते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं हो पाते वो एक अलग बात है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अगली बार, इस बार जो चुनाव होंगे 100% हमारे को जनता आपको वोट क्यों दे? आपको क्यों वोट दे जनता? नहीं, हम जो है, हमारे जो विचार हैं, हम लोगों को, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हम उनको बता रहे हैं। भाई आने वाले समय में आज जो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ने सारी नौकरियां रोहतक में लगाई, हमारी पार्टी चौधरी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में आने के बाद जनता देखिए, पार्टी की नीति रीति की बात अलग है। आप में व्यक्तिगत ऐसी क्या खूबी है कि जो बाकी जो इलेक्शन लड़ेंगे उनमें नहीं होगी? जनता आपको क्यों वोट देगी? कोई 2 कारण बताइए कि जनता मुझे इसलिए वोट देगी। हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच में जाकर उनको ना हम बताते हैं भी हम किस प्रकार से आप लोगों के भविष्य में काम कराएंगे। आज जो भी जितनी भी स्कीमें जो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं वो सारी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती क्योंकि ना उनको ज्ञान नहीं है। तो संजय जी, आप चैनल पर लाइव क्या जनता को ये भरोसा देंगे, शपथ लेंगे कि जो बात जनता के बीच में आप जाके कह रहे हैं, जो भरोसा उनको दे रहे हैं, उन वायदों पर आप खरा उतरेंगे? और अगर आपने जनता के वायदे पूरे नहीं किए तो आप अपने टर्म के बीच में छोड़ के चले जाएंगे, रिजाइन कर देंगे? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप जो जनता को भरोसा दिलाया, पूरी कोशिश में और करने में दोनों में अंतर है। कोशिश ही कामयाब होती है। नहीं, आप संकल्प भी तो कर सकते हैं ना कि हाँ, अगर मैंने कहा कि मैं समस्याएं पूरी करूंगा तो करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिचक है थोड़ी सी। थैंक यू संजय जी। चलिए अनिल जी, इनसे फोन लाइन पर जुड़ने से पहले आप हमें एनालिसिस बता रहे थे। टॉप 16 में जितने भी उम्मीदवार, जो भी प्रतिभागी पहुंचे, उनमें से 7 ऐसे रहे जिन्होंने छवि और साख सबसे अहम पैमाने पर 10 से भी कम अंक लिए। क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? अनामिका, अगर आपकी छवि और साख अच्छी नहीं होगी, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। हमने जिन लोगों से आज बात की, उन लोगों से हम संकल्प लेने की कोशिश की कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे जी। यही बात है, आपकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। अगर आप कहीं हिचकते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं तो कोशिश करूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में संशय, आपको अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, कि आप वायदे तो बड़े बड़े करेंगे लेकिन जनता के बीच में पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कोशिश की बात करते हैं। हम वही बात दोहराना चाहेंगे कि अगर आपको अच्छा जनप्रतिनिधि बनना है, आपको जिम्मेदार विधायक बनना है, आपको कर्मठ प्रशासक बनना है, आपको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो आप वही बात कीजिए, वही वायदे कीजिए जिनको आप पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे सपने मत दिखाइए कि जो आप पूरा नहीं कर सकते। तभी जनता आप पर भरोसा करेगी, तभी आपका छवि और साख अच्छा बनेगा और तभी आप टॉप 6 में पहुंच ही पाएंगे। चलिए, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जरूर कि हमारा जो ये शो है MLA हो तो ऐसा, आज हमारा पहले टॉप 6 का राउंड हुआ। हम जो सेकंड डे हमारा होता था जूरी राउंड, वो हम कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। ये जो शो अब आगे होंगे, ये सिर्फ पहला राउंड होगा टॉप 6 चुनने वाला जी। जो जूरी राउंड है वो हम लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे, क्योंकि सारे नेताओं की व्यवस्था चुनाव में बढ़ गई है। जनता की जो इंटरेस्ट है वो भी लोकसभा चुनाव में है। तो इन सारे रिजल्ट्स, टॉप 6 आज हमारे पास चुने गए हैं या आगे के एपिसोड्स में चुने जाएंगे, उनको हम लोकसभा चुनाव के बाद फिर बुलाएंगे, तब जूरी राउंड होगा। ये मैं एक विनम्र घोषणा करना चाहूँगा। चलिए अनिल जी, इस घोषणा के लिए आपका धन्यवाद और आने के लिए भी धन्यवाद। फिलहाल MLA हो तो ऐसा में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।